अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए कि जो इंडिया और इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच है वो एजबेस्टन में खेला जाएगा। और जिस तरीके से फर्स्ट मैच में इंग्लैंड ने एक बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलकर इंडिया को डिफीट दी, तो अब देखना यह है कि इंडिया अपनी क्या प्लेइंग 11 रखने वाला है सेकंड टेस्ट मैच के लिए, या वो किस लड़के को मैदान में लाएगा। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि बुमराह जो है वो टीम से आउट होंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी इन सारे सिनेरियोज को देखते हुए कि क्या उनके जीतने की सिनेरियो यानी कि चांसेस रहेंगे। आप भी ओपिनियन दीजिएगा, अपनी प्लेइंग 11 शेयर कीजिएगा, हम भी अपनी प्लेइंग 11 आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही साथ एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें हम एजबेस्टन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट और यानी कि बड़े क्रूशल किस्म के जो फैक्ट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और लास्ट में हम देंगे अपनी मैच प्रेडिक्शन। तो शुरू करते हैं। मेरे साथ है आमिर। अगर हम गुफ्तगू का आगाज़ इस चीज़ से करें कि जैसे कि आपको पता है कि पहले मैच में एक यानी कि अगर फर्स्ट इनिंग्स देखें जिस तरीके हम्म से इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा था हम्म और चांस था कि इंडिया मैच जीतेगा, लेकिन फिर कैचेस ड्रॉप हुए, हम्म मिस्टेक्स की, इंग्लैंड को अलाउ किया इंडिया ने कमबैक करने का। हम्म लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने टीम यानी कि गेम में वापस आने के बाद फिर इंडिया को वापस नहीं आने दिया। ऐसे ही फोर्थ है, इनिंग्स में ऐसे ही है। स्पेशली बेन डकेट और जैक क्रॉली की ओपनिंग हम्म पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी। हम्म अब देखना यह है कि इंडिया का पेस अटैक मैं फर्स्ट टेस्ट मैच में रीड कर रहा था, या मैंने प्रोडिक्ट किया था कि बेहतर पेस अटैक है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लैंड। हम्म अब आप कैसे देखते हैं कि जबकि सुनने में ये आ रहा है और जिस तरीके से उनके जो मेन यानी कि चैनल है न्यूज़ के और स्पोर्ट्स के, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो नहीं खेलेंगे सेकंड टेस्ट मैच, क्योंकि जो उनके बारे में जो उनकी फिटनेस का इश्यूज हैं उसको लेकर वो उसको लगातार टेस्ट मैचेस नहीं खिलाना चाह रहे। हम्म तो इसके ऊपर बताएं कि आप कैसे देखते हैं कि अगर वो नहीं टीम में खेलेंगे तो फिर क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या लगता है तीसरा बॉलर वो क्या पिक कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि क्या ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि बुमराह जो है एक इस तरह से खेलें कि पहला खेलें फिर दूसरा ना खेलें, फिर तीसरा खेल लें, फिर चौथा ना खेलें, फिर पांचवा खेल लें? तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अगर बुमराह आउट होते हैं टेस्ट से, किसी भी टेस्ट से आउट होंगे बुमराह, तो इंडिया के लिए एक बड़ा मुश्किल होगा ये टेस्ट जीतना। उसकी वादे वजह ये है कि अगर बुमराह आउट हो जाते हैं तो दोनों साइड की बॉलिंग सेम हो जाती है, बल्कि उनके आर्चर इन हो रहे हैं इस टाइम पे। तो आर्चर इन होते हैं और इधर से बुमराह आउट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इंग्लैंड की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इंग्लैंड की बैटिंग तो इनसे है ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी। ठीक है, क्योंकि सीनियर प्लेयर हैं और उनकी कंट्री में मैच है, तो वो तो ऑलरेडी ऊपर से फॉर्म में भी हैं। तो बुमराह का आउट होना मुझे लगता है कि इंडिया के लिए ये दूसरी शिकस्त होगी, दूसरा टेस्ट। मुझे नहीं लगता है बुमराह के बगैर इंग्लैंड जीत पाएगा और इंडिया जीत पाएगा। लेकिन अगर ये नहीं जीत पाएंगे तो फिर तो अगले 3 टेस्ट मैचेस में तो और भी ज़्यादा सिचुएशन टफ हो जाएगी, कि मतलब आपको फिर अगले तीनों जीतने पड़ेंगे सीरीज हम्म जीतने के लिए। तो इंडिया का सीरीज जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। असल में मसला ये आ रहा है, बुमराह इस स्टाइल के बॉलर हैं कि उन्हें ज़्यादा खिलाया भी नहीं जा सकता टेस्ट में। ख़ास तौर पे उनके फिटनेस के इशू हैं पिछले कुछ अरसे में। जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लगातार 4 टेस्ट खिला दिए थे उन्हें, 5 टेस्ट, तो उनका इशू बन गया था। देखें, बड़ा लंबा अरसा इंजरी के बाद वो वापस आए हैं अब दोबारा, यानी कि उस टेस्ट के बाद वो अब आए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन आपको नहीं लगता कि यानी कि नो डाउट बुमराह अच्छे बॉलर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, इस टाइम हम्म रिसेंटली उनसे बेहतरीन बॉलर कोई नहीं है, मैं नहीं समझता। लेकिन क्या टू मच रिलाई नहीं कर रहे? कि मतलब देखें ना, बीजीटी आप 2021 में खेलते हैं, विदाउट बुमराह आप ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सीरीज लेते जीत हैं। लेते हैं। तो आप अपने दूसरे लड़कों पर क्यों नहीं ट्रस्ट शो कर रहे, या उनको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे रहे कि यार ये भी हमें मैच जिता के दे सकते हैं? वरना देखें ना, अगर आपका लड़का ऑन एंड ऑफ खेलेगा हम्म और अगर आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी हम्म लड़के पे, तो जो दूसरी टीम है वो भी तो कोई काउंटर स्ट्रेटजी बना के आएगी ना, वो उसके अगेंस्ट रन नहीं करेंगे। जिस हाँ, तरह सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सेकंड किया, इनिंग्स में वो देखें आराम से आपने। खेलते रहे, हम्म दूसरों के अगेंस्ट उन्होंने रन बना रन्स दिया। बना दिया। तो मुझे ये चीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है, होना भी ये चाहिए कि सारे बॉलरों पर ट्रस्ट होना चाहिए आपका। और आपके पास बॉलर ये नहीं कि नहीं है, बॉलर हैं, लेकिन ठीक है, कुछ अनएक्सपीरियंस बॉलर कह लें आप, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। तो बॉलर आप ट्रस्ट देंगे तो वो विकेट निकाल के देगा। अगर आप बॉलर पर ट्रस्ट नहीं ना करेंगे तो आप यही कहेंगे कि यार चलो बुमराह को रेस्ट देने के लिए ये बॉलर को खिला लो, तो वो बॉलरों पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो आप एक बॉलर को रेस्ट देने के लिए उस पर एहसान कर रहे हैं कि यार तू खेल ले आज, वो आप पे एहसान करेगा ये वो, बल्कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं कि यार आज तू खेल ले, तो नेक्स्ट मैच में बुमराह खेलेगा, वो फिट हो जाएगा। तो इस तरह तो बॉलर कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है? क्या स्पिनर इन होंगे? क्योंकि हम्म जिस तरीके से एक बड़ी डिबेट रही कि जी फर्स्ट टेस्ट मैच में भी कुलदीप यादव को होना चाहिए था,
तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या प्लेइंग 11 आप रखते हैं? तो हम व्यूअर से भी कहेंगे कि वो भी जो है अपनी प्लेइंग 11 ज़रूर शेयर करें कि वो क्या समझते हैं कि क्या प्लेइंग 11 जो हमने शेयर किया वो उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं और उनकी प्लेइंग 11 क्या है? देखिए, अगर इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो नो डाउट जायसवाल और केएल राहुल, ठीक है। ठीक है। साई सुदर्शन, हुँ, उसके बाद हुँ, करुण नायर, ऋषभ पैंट के बाद आप कह लें कि रविंद्र जडेजा के बाद मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा। हुँ, हुँ। कुलदीप यादव के बाद 3 फास्ट होंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बुमराह अगर इन आउट होते हैं बुमराह इस टेस्ट से, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि अर्शदीप को चांस दिया जाएगा और बनता भी है उनका चांस, क्योंकि ये पिचेज़ उनके मतलब की हैं, वो स्विंगिंग बॉलर है, उन्हें चांस देना चाहिए और एक अच्छा लड़का आपके सामने आ सकता है। मुझे लगता है कि अगर उन्हें चांस दिया जाएगा तो वो कुछ स्पेशल करेंगे। अच्छा, बाकी 2 फास्ट बॉलर आपको लगता है कि मोहम्मद सिराज और और प्रसिद्ध कृष्ण। प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। जी। तो यानी कि आपको नहीं लगता कि यानी कि जिस तरह हर्षित राणा के बारे में है या आकाशदीप भी साथ हैं, उनमें से कोई जो है वो शामिल हो सकता है? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हुआ ये है कि पिछले कुछ अरसे में खेले ज़रूर हैं ये आकाशदीप और हर्षित राणा, को बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सके। आकाशदीप की कदरे बेहतर बॉलिंग रही है, लेकिन जिस तरह मतलब जो एक होता है ना विकेट टेकर बॉलर, वो हुँ, चीज़ नहीं नज़र आई मुझे दोनों में। हुँ। तो अर्शदीप को मैं इसलिए प्रेफ़र कर रहा हूँ कि उन्होंने वनडे और टी20 में आपको डिलीवर करके दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें चांस मिलना चाहिए और वो क्या कहते हैं, डिज़र्व करते हैं ये चांस। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम्स हैं कि बुमराह का जैसे हुँ, है कि पॉसिबल एबिलिटी है कि वो नहीं खेलेंगे। हुँ, दूसरी तरफ ज़ाहिर है इंग्लैंड की बॉलिंग हमने बात की कि जी पहले मैच में वीक बॉलिंग अटैक था हुँ, इंडिया के कंपैरिज़न में। हुँ। लेकिन इवन देन उन्होंने फिर जैसे-तैसे जो है ख़ास तौर मैनेज पे जो कर लिया। इंडिया की जो टेल एंडर्स हैं, जो लोअर मिडल ऑर्डर है उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट बड़ी की। प्रॉब्लम क्रिएट की। अब जोफ्रा आर्चर इन हुए, ज़ाहिर है स्क्वाड का हिस्सा है, वो प्लेइंग हुँ, 11 का भी हिस्सा होंगे। ऐसा ही है। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की एक तो बॉलिंग क्या यानी कि उसकी वर्थ बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? और ऐसा दूसरा ही है। क्या इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो है वो सेकंड टेस्ट मैच के लिए क्या रहने वाली है? देखें, पहले तो अगर मैं बात कर लूँ बॉलिंग की, तो डेफ़िनेटली जब एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग इंडिया के लोअर मिडल ऑर्डर को इस तरह से उड़ा सकती है, तो ज़ाहिर है अब तो उनके पास एक्सपीरियंस में जोफ्रा आर्चर भी आ जाएँगे, तो वो तो हुँ, ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है? और अगर प्लेइंग 11 की बात करूँ मैं इंग्लैंड की, तो बेन डकेट और ज़ैक क्रॉली, 1 डाउन ओली पोप, 2 डाउन जॉय रूट, उसके हुँ, बाद आप कह लें कि हैरी ब्रूक, फिर बेन स्टोक्स खुद आएँगे, जेमी स्मिथ आएँगे, ठीक हुँ, है? फिर नीचे आप कह लें कि क्रिस वॉक्स होंगे, जोफ्रा हुँ, आर्चर होंगे और क्या कहते हैं उसे, जोश टंग, शुएब हुँ। बशीर। अच्छा आपने यानी कि शुएब बशीर को ज़रा इंक्लूड किया है और ज़रा पिछले टेस्ट मैच में भी देखो खातिर खा बॉल नहीं कर सके, ऐसे ही है। लेकिन इवन देन आप समझते हैं कि शुएब बशीर जो है वो टीम का हिस्सा हुँ, होंगे और किसी दूसरे पेसर को जो है वो जगह नहीं दी जाएगी यानी कि ऐसा ही है। ब्राइडन कार्स को नहीं जगह मिलेगी। नहीं 4 पेसर नहीं खिलाए जा सकते ना। हुँ, हुँ, एजबेस्टन है, आपको पता ही है हुँ, इसकी हुँ। रिपोर्ट का कि ये स्पिनर के लिए अच्छा, मदद इसमें मैं होती है। चाहूँगा आपसे कि मैं व्यूअर्स आमिर से हम कहेंगे कि वो जो एजबेस्टन पे जो रिपोर्ट है कि जो हमने तैयार की है कि यानी कि एजबेस्टन क्या कितने मैचेस खेले गए, इंडिया इंग्लैंड कितनी दफ़ा आमने-सामने आया एजबेस्टन में और क्या अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वहाँ पर सीमर फ्रेंडली पिच होती है या स्पिनर के लिए हेल्प होता है। तो उसके ऊपर जो है वो आमिर से पूछते हैं, वो एक रिपोर्ट आपके सामने टोटल रखते हैं। जो एजबेस्टन में मैचेस हुए हैं 56 हुए हैं। बैट फर्स्ट 28 जीता है और बैट सेकंड करने वाला 13 मैचेस जीता है, जिसमें से 15 बाकी ड्रा हुए हैं। ठीक है, एजबेस्टन में इंग्लैंड और इंडिया का हेड टू हेड देख लिया जाए तो टोटल 8 मैचेस खेले इन दोनों ने एक दूसरे के साथ, जिसमें से एक इंडिया जीता है और बाकी कुछ टेस्ट ड्रा हुए हैं और ज़्यादा इंग्लैंड जीता है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए, और अगर एजबेस्टन में हाईएस्ट टोटल की बात कर ली जाए, किसी भी टीम का जो हाईएस्ट टोटल है वो इंग्लैंड का है 710 अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया से ही मैच है उनका, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट टोटल की बात की जाए तो 30 स्कोर पे अफ्रीका आउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हाईएस्ट अगर किसी एक प्लेयर का देख लिया जाए जिसने ग्राउंड में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया हुआ है, तो वो अलिस्टर कुक है, 910 स्कोर बनाया हुआ उन्होंने। और हाईएस्ट अगर विकेट टेकर देख लिया है तो वो जेम्स एंडरसन है, 56 विकेट्स ली हुई है उन्होंने यहाँ पर। तो व्यूअर्स इस रिपोर्ट कार्ड से एक बात तो जो वाज़े तौर पे पता चल रही है वो ये है कि भाई सीमर फ्रेंडली पिच एक किस्म की ये होती है क्योंकि देखें जिस तरीके से जेम्स एंडरसन ने विकेट्स लिए हैं
अर्ली ऑन नो डाउट कि थोड़ा बहुत जो है वो जिस तरीके से है कि शुरू में बैटिंग भी बेहतर रहेगी, को बॉल भी निकलेगा और ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो डेफिनेटली फास्ट बॉलर्स को हेल्प आउट होगा। लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा फिर स्पिनर के लिए भी हेल्प ज़्यादा होती है, बॉल भी अनइवन होने लगता है और फास्ट बॉलिंग के लिए भी पिच मददगार साबित होती है। क्योंकि इंग्लैंड में ये कहना कि पिच जो प्रीवियसली देखते हुए कि क्या एज इट इज़ बिहेव कर देगी, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर पिच पर थोड़ा सा ग्रास छोड़ दिया जाए, ओवरकास्ट कंडीशन आ जाए तो पिच कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करती है। हाँ, ये असल चीज़ क्या है कि एजबेस्टन में जिस तरीके से आमिर ने कहा कि एजबेस्टन में इंडिया का रिकॉर्ड बड़ा, इंग्लैंड का रिकॉर्ड बड़ा शानदार है कि इंग्लैंड ने अब तक जितने मैचेस खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट मोस्टली विन किए, और यहाँ तक कि इंग्लैंड का अपना जो ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड है एजबेस्टन का वो 60% है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एक किस्म का ये इंग्लैंड का किला है कि जिसे जहाँ पर इंग्लैंड जो है वो मोस्टली विन करता है किसी भी बाहर से आने वाली टीम के अगेंस्ट। तो इसलिए इंडिया के लिए बड़ा टफ रहने वाला है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए इस सूरत में नज़र आती है मुझे कि अगर टीम पहले बैटिंग करती है और बैटिंग करके इंडिया रन्स करता है जिस तरीके से उन्होंने पहले मैच में रन्स किया, तो यहाँ पर फोर्थ इनिंग्स खेलना उतना इजी नहीं होगा जितना कि हमने प्रीवियसली मैच में देखा। इंडिया 2 स्पिनर से जाता है तो फिर मेरा ख्याल है इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम हो सकती है फोर्थ इनिंग्स में, स्पेशली अगर पहले आपने रन्स ऑन द बोर्ड लगाए हैं तब। अगर इसी तरह देख लीजिए इंडिया पहले खेलता है और इंडिया अगर स्कोर लगा देता है तो इस पिच पे स्कोर फोर्थ इनिंग में चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह के इसमें 370 प्लस का टारगेट चेस कर दिया है इंग्लैंड ने। अगर क्या कहते हैं एजबेस्टन में 370 का टारगेट आता तो मेरा नहीं ख्याल इंग्लैंड चेस कर पाएगा। उसकी वजह कि स्पिनर के लिए ये बड़ी मददफुल साबित होगी फोर्थ इनिंग्स में जाके। लेकिन मेरा इशू यही है कि इंडिया का लोअर ऑर्डर जो है ना वो बड़ा तंग कर रहा है इंडिया को। पिछले टेस्ट में भी मैं समझता हूँ कि अच्छा टारगेट होना चाहिए, इससे भी 100+ होना चाहिए था रन टारगेट में। उसकी वजह है कि आपका टॉप ऑर्डर जाके गिरता है 300 के जाके प्लस पे, और आपका बाकी जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो सारा का सारा 10 20 25 रन में उड़ जाता है। ठीक है, लास्ट आपने मैच में पहली इनिंग्स में देखा कि 41 रन में 7 विकेट्स दे दी इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में भी यही हरकत हुई उनके साथ। नहीं तो एक अच्छा टारगेट लास्ट मैच में भी दिया जा सकता था 400+ का, जिसमें कि इंग्लैंड दब सकता था। तो मुझे यही है कि अगर मिसाल के तौर पे पहले या सेकंड बैटिंग करते हुए भी इंडिया की टॉप ऑर्डर गिरता है, जिस तरह टॉप ऑर्डर रन्स कर रहा है पहले दोनों इनिंग्सों में किया है, टॉप ऑर्डर गिर गया तो इनका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर क्या करेगा? ये तो एक बड़ा कंसर्न है जिसको दायरा है उनको, जो उनके कोचेज हैं, जो उनका स्टाफ है और जो उनके यानी कि एनालिस्ट हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि देखें, क्योंकि प्लेयर्स आप देखें साई सुदर्शन डेब्यू कर रहे हैं, करुण नायर 7 साल के बाद ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मोस्ट अच्छा जायसवाल का पहला टूर है। इवन देन लड़के अपनी जो मैं समझता हूँ कैपेसिटी से ज़्यादा खेल रहे ऐसा ही हैं है, और ऋषभ पंत बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। ऐसा ही है। तो अब देखना यह है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि ऊपर से टॉप ऑर्डर गिरता है तो फिर जाहिर है डेफिनेटली लोअर मिडल ऑर्डर का मसला रहेगा, और ये मसला इनको ऑस्ट्रेलिया में भी पेश ऑस्ट्रेलिया दरपेश में भी दरपेश था। था। अब इंडिया ने इसको कैसे हैंडल करता है इसको देखना होगा। और जाहिर है इंग्लैंड को जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर के आने से मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी उनको, जाहिर है उनकी बॉलिंग मजीद स्ट्रेंथन हो जाएगी और क्रिस वॉक्स भी आपको बेहतर बॉल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले मैच में बड़े लंबे से बाद कमबैक किया, उतना जो यानी कि कोई और प्रॉपर मुझे बेहतर गेंद करते नजर नहीं है, ऑफ कलर नजर आए। तो आप इस वक्त यानी कि क्या समझते हैं कि मतलब एक तो क्या कहते हैं जीतने के क्या चांसेस लगते हैं आपको, कि कौन सी टीम जो है आप प्रेडिक्ट करेंगे कि जीतेगी? कि मैं फिर यही कहूँगा कि 70% चांसेस है इंग्लैंड मैच जीतेगा और 30% है कि इंडिया जीतेगा। ड्रा का कोई चांस नहीं है इस टेस्ट में भी। बारिश एक वाहिद अलग है कि जो ड्रा कर दे। वो तो देखिए गेम की अप्रोच जिस तरीके से इंग्लैंड खेलता है और इंडिया भी जिस तरीके से खेलता है, जब दोनों रन्स के लिए जाते हैं तो रन्स भी बन जाता है और टाइम भी उतना नहीं जाता, ऐसा ही तो है। ज़ाहिर है इसलिए ज़्यादा चांस तो ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मैच होगा। ऐसा नहीं होगा कि ड्रॉ होगा। ड्रॉ की सिचुएशन एक ही है कि हाँ बारिश हो जाए और या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लैट पिच दे दे, फिर भी मेरा ख्याल है मुश्किल होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम होता है कि मैच जो है वो हो ही जाता है पूरा। तो व्यूअर्स देखते हैं कि क्या बनता है, लेकिन जो हमने अभी तक जो इससे अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो तो ये है कि भाई इंग्लैंड को एक वाज़े अपर हैंड हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉलिंग भी स्ट्रेंथन हो गई, बैटिंग भी उनकी क्लिक की हुई है, इंडिया की भी बैटिंग बेहतर खेली है। देखते हैं क्या होता है, इंडिया जो चेंजिंग्स करता है वो कितनी हेल्पफुल उसके लिए रहती हैं। तो मेरी तरफ से 60-40 है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।